नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जो लोग भी 71वीं मेंस देने की स्थिति में होंगे उनके लिए जैसा कि हमने आपसे कहा था कि एक कार्यक्रम लेकर के आए हैं और उसमें पॉलिटी के साथ हमने शुरुआत किया था। इंडियन पॉलिटी, प्रस्तावना, उद्देशिका, प्रियम्बल, यानी कि इसकी चर्चा हमने कर ली थी पहले लेक्चर में। अब यहाँ पर जिस टॉपिक को लेकर के हम चर्चा करने वाले हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक अगर इंडियन पॉलिटी के हिसाब से देखेंगे तो इसे माना जाता है। वह क्या है? मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। हमारे संविधान का भी सबसे महत्वपूर्ण भाग के तौर पर इसे देखा गया है। संविधान के किस भाग में इसकी चर्चा की गई है? संविधान के भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स की चर्चा की गई है। फंडामेंटल राइट्स, जैसा कि आपको शब्द से ही पता चलता है, शाब्दिक अर्थ की अगर बात करेंगे, ऐसे अधिकार जो मूलभूत अधिकार हैं, जिसके बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता, जिसके बिना मनुष्य जो है अपनी गर्मामय जीवन को नहीं जी सकता है। कोई नागरिक जो है उसके अधिकारों के हनन किया जा सकता है स्टेट को लेकर, स्टेट के द्वारा। ऐसे तमाम अधिकार जो है इकट्ठा करके एक जगह दिया गया है और इसीलिए ऐसे अधिकार को मौलिक अधिकार कहा गया है कि मूलभूत है, बेसिक है, इतना तो मिलना ही चाहिए, तभी वो एक बेहतर जीवन जी पाएगा। मानवीय मूल्य तभी वहां उसके जीवन के साथ जुड़ पाएगा। और इसको जो है 6 भाग में डिवाइड किया गया। एक संपत्ति का अधिकार हुआ करता था, जिसको आप जानते हैं कि फंडामेंटल राइट से बाहर कर दिया गया उसे, वो केवल अब विधिक अधिकार रह गया, आपका कानूनी अधिकार रह गया है, वो आपका मौलिक अधिकार नहीं रह गया है। आएंगे विस्तार से, एक एक चीज पर चर्चा करेंगे, बहुत मजा आने वाला है आपको। एक एक चीजें जो भी डाउट्स हो सकता है, इस 40-45 मिनट के क्लास देखने के बाद आपको मौलिक अधिकार से कोई प्रश्न बच नहीं जाएगा। चलिए, उससे पहले आपके लिए एक सूचना है। सूचना क्या है? संस्कृति आईएएस के द्वारा यहां पर आपको इंग्लिश माध्यम में कोर्स की घोषणा की जाती है। जीएस फाउंडेशन बैच, देखिए यहां पर जीएस फाउंडेशन बैच 2 का, एक यूपीएससी और दूसरा यूपीपीएससी, ये 2 अलग अलग जो है यहां पर आपके लिए कोर्स दिए गए हैं। इसके इंग्लिश माध्यम में अब आपको फाउंडेशन बैच उपलब्ध होगा और यह जो है लाइव ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। फी जो है पहले 100 स्टूडेंट के लिए केवल और केवल 25,000 रखा गया है। 1 लाख होगा, लेकिन 1 लाख बाकियों को लगेगा। प्रथम 100 जो स्टूडेंट एडमिशन लेंगे उनके लिए केवल ये 25,000 होगा। कोर्स के हाईलाइट देखेंगे तो यहाँ पर सेपरेट बैच, जैसा कि हमने चर्चा किया यूपीएससी और यूपीपीसीएस के लिए, वो तो होगा ही। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि शिक्षक कैसे होंगे। देखिए यहाँ पर जो भी शिक्षक हैं वो कई इंग्लिश माध्यम के इंस्टीट्यूट में वर्षों तक पढ़ाते रहे, उनके बहुत सारे छात्र सिलेक्टेड रहे, यानी कि एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी होंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपको जो भी शिक्षक यहाँ पढ़ा रहे होंगे उसमें से अधिकांशतः वही हैं जो खुद यूपीएससी में सिलेक्टेड हैं। यानी कि आप ऑलरेडी किसी अधिकारी से, ऑफिसर से पढ़ रहे होंगे तो निश्चित तौर पर आपको एक बेहतर समझ परीक्षा की हो पाएगी। ये कोर्स कितने महीने में कराया जाएगा? तो 15 से 16 महीने का केवल समय रखा गया है। जीएस के चारों पेपर प्रीलिम्स मेंस के हिसाब से कराए जाएंगे। जो यूपी पीसीएस का बैच ले रहे हैं उनके लिए 2 पेपर जो अलग से मेंस का होता है, यूपी स्पेशल का, जिसमें पेपर 5 और पेपर 6 होता है, वो कराया जाएगा। जो डाउट क्लासेज हैं, इंस्ट्रक्शन सेशंस हैं, वो भी आपको दिया जाएगा। रेगुलर नोट्स और स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कराया जाएगा और बैचेज स्टार्ट होने की घोषणा जो है वह 30 अक्टूबर 2025 से की जा रही है, इसी महीने से। बस आपको ध्यान देना है कि पहले 100 में आना है तो थोड़ी सी नामांकन में आपको तत्परता दिखानी होगी। इस विषय में अधिक जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है 9555124124 या फिर sanskrithias.com। इस पर आप जुड़ करके तमाम जानकारी लीजिए, उसके बाद जो है नामांकन करा करके आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अब लौटते हैं अपने मुद्दे की तरफ। हमने मौलिक अधिकार की चर्चा किया। सबसे पहले हमने वही प्रश्न किया कि मौलिक अधिकार क्यों, मौलिक अधिकार की आवश्यकता क्यों? क्योंकि देखिए भारत जो है ना वर्षों तक गुलाम रहा, खास करके अंग्रेजी शासन में देखा जाए, ब्रिटिश हुकूमत के दौरान भारतीयों के साथ बहुत अधिक भेदभाव हुआ। ब्रिटिश सरकार की बहुत सारी दमनकारी नीतियां आई, जिसकी वजह से भारतीय लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। तो ऐसा समझा गया कि जब भी हम आज़ाद हों, हमारे पास कुछ इस तरह की व्यवस्थाएं हो जिसमें तमाम तरह के हमें अधिकार दिए जाएं, स्वतंत्रता नागरिकों को दी जाए, ताकि वो उन्मुक्त तरीके से अपना जीवन यापन कर सके। अब इनके लिए सबसे महत्वपूर्ण ये था कि उनको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी जाए, संगठन बनाने की स्वतंत्रता दी जाए, प्रेस की भी स्वतंत्रता हो, प्रतिबंध इन सब चीज़ों पर बार बार ना लगाए जाए। और नागरिक को इस तरह के अधिकार इसीलिए दिए गए ताकि, और अधिकार देने के साथ इसको मौलिक अधिकार कर दिया गया, संविधान में दर्ज करा दिया गया कि उनकी तमाम अधिकारों की रक्षा भी की जा सकेगी। ठीक है, तो ये सारे पहलू हुए। लोकतांत्रिक व्यवस्था की आवश्यकता निश्चित तौर पर रहा। भारत में लोकतंत्र को अपनाया गया स्वतंत्रता के बाद, और लोकतंत्र का तात्पर्य केवल यहां तक नहीं है कि चुनाव हो जाए 5 वर्ष में, चुनाव तक सीमित ये मामला नहीं है, बल्कि नागरिकों को लोकतंत्र के माध्यम से समानता,
स्वतंत्रता और न्याय की अवधारणा मिल सके, वो पुष्ट हो सके, यह केवल मौलिक अधिकारों से ही संभव हो सकता था। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि व्यक्ति की गरिमा की रक्षा की जा सके। संविधान की प्रस्तावना में मानव गरिमा का उल्लेख किया गया है। अब गरिमा कब सुरक्षित रह सकता है? जब नागरिकों को मौलिक अधिकार मिलेगा, जैसे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता, शिक्षा का अधिकार। ये तमाम चीजें जब मिलेगा तो व्यक्ति की गरिमा अक्षुण्ण बनी रहेगी। राज्य जो है निश्चित तौर पर वो काफी पावरफुल हो सकता है, क्योंकि तमाम व्यक्ति सामूहिक तौर पर अपनी शक्तियां स्टेट को दे देते हैं। लोकतंत्र में ये तो होता है, आप अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, वो आप प्रशासन करते हैं, लेकिन उनके पास पूरी मशीनरी हो जाती है फिर, और आप फिर चुनाव के बाद जो है वहां से बाहर हो जाते हैं एक बार चुन लेने के बाद। इस स्थिति में राज्य के पास काफी शक्ति है, तो निश्चित तौर पर उस शक्ति पर नियंत्रण करना भी तो आवश्यक है, नहीं तो नागरिकों का जीवन जो है वो मुश्किल में पड़ जाएगा। तो राज्य को असीमित शक्ति दी जाए, जो वह नागरिकों की स्वतंत्रता छीन लेता है। अगर ये मिल जाता है तो निश्चित तौर पर दिक्कत हो जाएगा। तो फिर क्या करना है? मौलिक अधिकार लाइए। मौलिक अधिकार राज्य की शक्ति पर जो है वो संवैधानिक अंकुश लगाने का कार्य करता है। इसलिए देखेंगे कि मौलिक अधिकार जो संविधान के भाग 3 में है वो स्टेट के अगेंस्ट दिया गया है। ठीक से पढ़िएगा अगर मौलिक अधिकार को, तो आप ये समझ पाएंगे। फंडामेंटल राइट्स दिया ही गया है राज्य के विरुद्ध नागरिकों को, कि अगर राज्य आपके अधिकारों का हनन करने की कोशिश करता है तो आर्टिकल 32 में आपके पास 5 रिट है, सीधा दौड़िए सुप्रीम कोर्ट कि माय लॉर्ड ये हमारा हनन कर रहा है, इसको कटघरे में बुलाइए। और सुप्रीम कोर्ट ये काम करेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट संविधान का संरक्षण करने का अधिकार रखता है, संविधान की व्याख्या करने का अधिकार रखता है। आपके मौलिक अधिकार को अक्षुण्ण बनाए रखने की बात जो संविधान ने कहा है उसको वो डिफाइन करता है। ठीक है, और इन्हीं तमाम चीजों से निकलेगा सामाजिक न्याय और समानता का भाव। भारतीय समाज में जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, नस्ल, इन तमाम चीजों पर जो विभाजन लंबे समय तक रहा, मौलिक अधिकारों के द्वारा इन विभाजनों पर अंकुश लगाया जाए। ऐसे में नागरिकों के बीच समानता लाना हो, सामाजिक न्याय को स्थापित करना हो। और हमारे संविधान के उद्देशिका में, प्रस्तावना में न्याय शब्द की बात की गई है। कहा गया, पिछले क्लास में आपने पढ़ा था कि 3 स्तर पर हम न्याय देने की पूरी कोशिश करेंगे, बल्कि दिया जाएगा। वो क्या है? सामाजिक आधार पर, यानी कि भाषा, जाति, धर्म आधार ये सब नहीं माना जाएगा, सबको विधि के समक्ष बराबर माना जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 15 यही कहता है। इसके आधार पर आर्थिक न्याय की भी बात की गई, इसके आधार पर जो है राजनीतिक न्याय की बात की गई। ये सब प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि 3 तरह के न्याय देने की बात करेंगे। तो ये सारी चीजें जब आप पुष्ट करेंगे, इन सब चीजों के लिए आवश्यक क्या हो जाता था? मौलिक अधिकार जो है वो आवश्यक था। और अंत में समग्र विकास की आवश्यकता है। जो वक्त के साथ हम पिछड़ गए, दुनिया ने काफी विकास किया लेकिन भारत पिछड़ता रह गया गुलाम होने की वजह से। उसमें बहुत सारे अधिकार हमें नहीं मिले, जैसे शिक्षा के अधिकार चाहिए थे, मूलभूत चीज है। स्वतंत्रता के अधिकार नहीं मिले, संवैधानिक उपचार का अधिकार, आर्टिकल 32 की चर्चा करेंगे। तो ये तमाम चीजें जो है नागरिक को बौद्धिक, नैतिक और सामाजिक विकास के लिए काफी आवश्यक है। और ये तमाम जो अधिकार हैं वो नागरिकों को अधिक सक्रिय बनाएगा। वो चुनाव में एक बार पार्टिसिपेट, वोट डाल देने के बाद 5 साल निष्क्रिय होकर नहीं बैठ सकता है। वो अपने अधिकारों के लिए जागरूक होगा, सक्रिय रहेगा। तो ये तमाम मौलिक अधिकार उसमें यह भी पुष्ट करेगा कि एक जिम्मेदार नागरिक भी उसे बनाएगा। ये तमाम चीजें जो है यहां पर होते हुए दिखेगी। ठीक है, अब ये बात आपको समझ में आ गया कि मौलिक अधिकार की आवश्यकता जो है वह क्यों हमें पड़ता है। अब कुछ चीजों को लेकर के चर्चा करते हैं। मौलिक अधिकार की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हमने देखा कि हमारे नेताओं ने बार बार ये डिमांड किया ब्रिटिश सरकार से कि नागरिकों को कुछ बुनियादी अधिकार संविधान द्वारा दिए जाए, लेकिन ऐसा ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं करना चाहती थी। नेहरू रिपोर्ट आया, नेहरू रिपोर्ट 1928। इसमें पहली बार मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया गया था। अगर यह प्रश्न रहता, हालांकि प्रीलिम्स के स्तर का प्रश्न है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रहे। उसके बाद 1931 में कराची अधिवेशन होता है कांग्रेस का, उसमें भी मूल अधिकारों का संकल्प लिया गया। और स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा ने भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35, ये ध्यान रखना है कि आर्टिकल 12 से 35 तक इसे रखा गया है, भाग 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया। उद्देश्य वही सारी चीजें, व्यक्ति की गरिमा की रक्षा करना, लोकतंत्र को स्थिर बनाना, राज्य की जो शक्ति है उस पर कुछ हद तक एक तरह से कह सकते हैं अंकुश लगाना। ठीक है, अब यहां पर बात करेंगे, शुरुआत करते हैं मौलिक अधिकार की। हमने क्या कहा? अनुच्छेद 12 से 35 तक है। तो जरा 12 पर चलते हैं। 12 क्या कहता है? 12 क्या है? राज्य की परिभाषा बताता है, स्टेट है क्या,
इसको लेकर के चर्चा करता है। और 13 कहता है कि संविधान पूर्व या संविधान पश्चात जो विधि बने हैं वह मूल का अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी देने की बात करता है ना। यानी कि कुल मिलाकर के ये 2 अनुच्छेद जो हैं यहां हम मूलतः इसे मौलिक अधिकार में जनरली नहीं गिना जाता है। तो अनुच्छेद 14 से जो है सेट शुरू हो जाता है। जो हमने कहा कि 6 भागों में विभक्त किया गया है वो 6 भाग मुख्य रूप से आपको यहां से 14 से 18 में देखने को मिलेगा। यहां से शुरुआत है। जरा गौर कीजिए क्या लिखा हुआ है। समानता का अधिकार, पहला भाग। आप सोचिए कि भारत हजारों साल तक गुलाम रहा, 250-300 साल तक अंग्रेजों ने गुलाम बना करके रखा। तो जो जगह इतने लंबे समय से गुलाम रहा हो, यानी कि उसको स्वतंत्रता की चाहत रही हो, स्वतंत्रता हासिल करने के लिए न जाने कितने लोगों ने खुद के प्राण न्यौछावर कर दिए, शूली पर चढ़ा दिया, सर्वोच्च बलिदान दिया। भगत सिंह जैसे लोगों ने, कितने वर्षों तक गांधी जैसे लोगों ने जेल की यातनाएं झेली। जरा सोचिए, तो क्या पहला अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए था ना। लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं की परिपक्वता को देखिए। उन्होंने मूल अधिकार जब बनाए गए उसमें पहला स्वतंत्रता का अधिकार नहीं रखा है। पहला क्या है? समानता का अधिकार। आप समझ सकते हैं। और समानता के अधिकार को पहले रखते हुए 14 से 18 तक में जगह दिया गया है। क्यों? क्योंकि ये बात ठीक है कि हजारों साल से हम जो है वह गुलाम रहे हों, 300 साल तक ब्रिटिश ने हमें गुलाम बना करके रखा हो, लेकिन जब विषमता की बात करेंगे, सामाजिक भेदभाव की बात करेंगे, तो वो भारतीय समाज में ऐतिहासिक तौर पर रहा, उत्तर वैदिक काल से ही रहा। क्योंकि वैदिक काल की पद्धति तो पहले ही खत्म हो गई। और जैसे उत्तर वैदिक काल से जाति व्यवस्था शुरू होता है, तमाम तरह के भेदभाव समाज में शुरू हो गए। बहुत सारे व्यक्ति को व्यक्ति बनने तक का अधिकार नहीं दिया इस समाज ने। तो जाहिर सी बात है संविधान सभा में जो हमारे संविधान निर्माता रहे, उन्होंने इस बात को समझा। उन्होंने कहा कि नहीं, स्वतंत्रता तो बाद की बात है, पहले समानता तो हो, व्यक्ति एक लेवल पर तो आए, एक लेवल पे आए तो सभी को स्वतंत्रता की बात की जाएगी। लेकिन यह कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति को इंसान का दर्जा दिया गया है, दूसरे को इंसान का दर्जा ही नहीं दिया गया है। तो जरूरी था कि समानता के अधिकार को पहले रखा जाए। और यही बातें यहाँ पर आपको संविधान की शुरुआत में देखने को मिलेगा। बहुत कम जगह आपको टेक्स्ट बुक वगैरह में इस तरह की चीजें चर्चा में मिलेगा। बहुत सारी किताबें पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। अनुच्छेद 14 शुरुआत यहाँ से होती है। अब देखिए कितनी दिलचस्प बात है। क्या कहा गया? कानून के समक्ष, विधि के समक्ष सभी समान और समान परिस्थितियों में समान सुरक्षा दी जाएगी। यानी कि जब कानून की बात की जाएगी, जैसे कि मान लीजिए बीएनएस की बात किया गया, भारतीय न्याय संहिता की बात की जाएगी, इसमें तमाम जो धाराएं हैं यह नहीं देखेगा कि कौन व्यक्ति किस धर्म का है, किस जाति का है, क्या क्षेत्र है, कुछ भी इसको समझ में नहीं आएगा। यह समान व्यवहार करेगा बीएनएस की तमाम धाराएं। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? कुछ बातें कहता है और कहता है कि इन बातों के आधार पर किसी भी नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं हो सकता है। और वो बातें के अंतर्गत कहा गया कि उसमें धर्म भी शामिल है, वह जाति है, लिंग है, जन्म स्थान है, इसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। हालांकि कुछ विशेष तरह के प्रावधान किए जा सकते हैं, जिसको कई बार हम लोग अफर्मेटिव एक्शन कह सकते हैं। युक्ति युक्त प्रबंध कई जगह लगेगा और उसके तहत कहा गया कि राज्य जो है पिछड़े वर्ग, SC ST, महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। कई जगह आरक्षण की व्यवस्था आपको देखने को मिलेगा। सकारात्मक नजरिए से इसको देखना चाहिए। अफर्मेटिव एक्शन कहा जाता है कि समान भाव लाने के लिए समय के साथ कुछ तबका है जो पिछड़ गया है, उसको मुख्य धारा में शामिल करना आवश्यक है। तो ये कैसे होगा? कुछ अतिरिक्त सुविधा देंगे तभी तो होगा। कुछ वर्षों तक आरक्षण देंगे, कुछ अतिरिक्त लाभ देंगे, इसके बदौलत ही वो विशेष लोग जो छूट गए हैं पीछे विकास में वो आ सकेंगे। एक इक्वल प्लेटफॉर्म तैयार होगा और वहां से समावेशी विकास की अवधारणा को पुष्ट किया जा सकेगा। मामला समझ में आ गया? अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? नौकरियों को लेकर के, यानी कि जो सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियां है, सरकारी नौकरी सीधे तौर पर समझिए, उसमें सभी को समान अवसर मिलेगा। उसमें भेदभाव नहीं करेंगे कि आप फलाने जाति के हैं तो आपको नौकरी मिलेगा, फलाने जाति के हैं तो आपको नौकरी नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं कर सकते। हालांकि आरक्षण की व्यवस्था इसी अनुच्छेद से कहीं न कहीं दिखती है। जिस आरक्षण की बात हम लोग देश में करते हैं वो वहीं से दिखेगा आपको। आपने पढ़ा होगा 16(1), 16(2), 16(3), 16(4), ये सब पढ़ा होगा। तो आरक्षण की व्यवस्था यहां से निकलती है और ये एक अफर्मेटिव एक्शन है, ये आवश्यक है, इसीलिए दिया गया है। 17 बहुत जरूरी है। 17 क्या है? अस्पृश्यता का उन्मूलन। मैंने क्या कहा कि स्वतंत्रता है हमारे लिए आवश्यक, लेकिन समानता उससे भी ज्यादा आवश्यक है। ऐतिहासिक तौर पर भेदभाव होता रहा है, व्यक्ति को व्यक्ति नहीं माना गया। अमुक व्यक्ति मेरे से छू जाएगा तो मैं अछूत हो जाऊंगा, मैं अपवित्र हो जाऊंगा, यानी कि वो अछूत है। तो ये छुआछूत को उन्मूलन करना आवश्यक था।
तो अस्पृश्यता को क्या किया गया, अपराध घोषित कर दिया गया कि आप छुआछूत नहीं कर सकते हैं। आप कहेंगे कि फलाने व्यक्ति मुझे छू देगा तो मैं अपवित्र हो जाऊंगा, इस बात को लेकर के उसको नीचा दिखाने का काम नहीं कर सकते हैं। सिविल राइट्स एक्ट 1955 और SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम, ये तमाम ऐसे कानून लाए गए जिसके अंतर्गत अस्पृश्यता के उन्मूलन को लेकर के और अधिक वकालत पुष्ट की गई। अनुच्छेद 18 क्या कहता है, उपाधियों का अंत। यानी कि देखिए, जैसे कि हम कहते हैं कि फलाने व्यक्ति को भारत रत्न मिला, पद्म भूषण मिला, पद्म विभूषण मिला, पद्मश्री मिला, ये क्या है? दरअसल उपाधि है? नहीं, क्या है? ये सम्मान है। ये उपाधि नहीं है, दादा साहब फाल्के उपाधि नहीं है, सम्मान है। तो उपाधियों का यहां से अंत होना शुरू होता है। ये सब समानता के लिए किया गया है ना, क्योंकि पहले क्या था, उपाधि लेकर के बहुत सारे लोग खुद को उपाधियों के दम पर ही श्रेष्ठ समझते थे। तो इन सब चीजों को लेकर के भेदभाव रुक सके, और जब ये तमाम चीजें समानता की हो गई, तब हमने जरूरी समझा, यानी कि हमारे संविधान निर्माताओं ने जरूरी समझा कि स्वतंत्रता का अधिकार अब होना चाहिए, और उसको लेकर के अनुच्छेद 19 से 22 तक में इसकी व्यवस्था की गई। और अनुच्छेद 19 यहां पर 6 मूलभूत स्वतंत्रता की बात की जाती है। ठीक है, देखिए हमारे संविधान की जब चर्चा करेंगे ना, तो यहां पर आप पढ़ेंगे जब फंडामेंटल राइट, उसमें आप एक पढ़ेंगे गोल्डन ट्रायंगल। गोल्डन ट्रायंगल में 3 तरह के अनुच्छेद होते हैं। क्या होता है? 14, 19 और 21। 14 क्या है? अभी हमने चर्चा किया, विधि के समक्ष समानता का भाव रखा जाएगा। 19 क्या कहता है? स्वतंत्रता की बात करता है ना। और 21 क्या करता है? यहां पर यह गरिमामय जीवन की बात करता है, लाइफ विथ डिग्निटी की बात करेगा, जीवन के अधिकार की चर्चा करेगा, निजता की बात करेगा, पर्यावरण के इशू को भी सुप्रीम कोर्ट ने इसमें अब जोड़ दिया। मामला समझ में आ रहा है? तो 19 की अगर चर्चा करेंगे तो 6 मूलभूत स्वतंत्रता है। 6 में पहले में देखेंगे कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अभी देखिए बिहार में विधानसभा चुनाव चल रहा है, भाषण दिए जा रहे हैं, हम आप प्रत्येक दिन अपनी अभिव्यक्ति तो दिखाते हैं, सोशल मीडिया पे दिखाते हैं, लोगों से बातचीत करते दिखाते हैं। शांतिपूर्ण और बिना हथियार एकत्र होने की हमें स्वतंत्रता दी गई है, हम एकत्रित हो सकते हैं। संगठन, संघ या सहकारी समिति बनाने की हमें स्वतंत्रता है, जो अंग्रेज हमें नहीं दिया करते थे। स्वतंत्र आवागमन है, देश के किसी भी हिस्से में हम जा सकते हैं, हालांकि कुछ एरिया युक्त प्रतिबंध के साथ रहेगा नेशनल सिक्योरिटी को लेकर के। कुछ जैसे अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्र में आप जाएंगे, नागालैंड के कुछ क्षेत्र में जाएंगे, तो आपको परमिशन लेके जाना पड़ेगा, परमिट आपने पढ़ा होगा। आप वहां नहीं कह सकते कि जी मुझे उतर जाना ही है, नहीं जा सकते, क्योंकि वह स्वतंत्रता जो है वहां पर आपको युक्त प्रतिबंध लगाए गए हैं, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं। लेकिन वो रेस्ट्रिक्शन कैसे रीजनेबल है, उसके लिए तर्क पर्याप्त उपलब्ध है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं एक आम नागरिक हूं, मुझे आर्मी कैंप में जाने दीजिए, क्या पता कोई घटना हो जाए, है ना। तो इसीलिए अगर आपको रोका जा रहा है, प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, तो उचित तर्क दिए जा रहे हैं उसके लिए। अगर आपको नहीं लगता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आवागमन की स्वतंत्रता है, देश में कहीं भी आप निवास कर सकते हैं। आप तमिलनाडु के हैं, आप चाहे दिल्ली में रह सकते हैं, आप देश में कहीं भी व्यवसाय कर सकते हैं। आप असम के रहने वाले हैं, आप केरल में जाकर के अपना चाय बेचिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बस इतना ध्यान रखना है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन इन सब पर हो सकता है। और ये क्यों है? स्टेट के सिक्योरिटी को लेकर के, नेशनल इंटरेस्ट में, लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए, नैतिकता बनाए रखने के लिए, मानहानि के अपराध के लिए उकसाना वगैरह ना हो सके, संबंधों में सौहार्द बना रहे से, इन सब चीजों को लेकर के थोड़ा बहुत ये सब चीजें प्रतिबंध आपको पर लगाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए पर्याप्त तर्क होंगे। 20 अब चलते हैं। 20 क्या है? अपराधों के संबंध में सुरक्षा, यानी कि एक अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता। 2 बार आपको दंडित किया जा सकता है, लेकिन 2 अलग अलग अपराध के लिए, एक ही अपराध के लिए 2 बार नहीं। ऐसे कार्य के लिए दंडित नहीं किया जा सकता है जो उस समय अपराध में नहीं था। जैसे कि मान लीजिए कि आज कोई कानून बना है, बीएनएस में कोई कानून एक्ट आज एक आ गया है, एक सेक्शन, और उस सेक्शन में कोई भी ऐसी बात है कि आपने ये एक्स तरह का एक कार्य किया, लेकिन ये एक्स इससे पहले गैर कानूनी नहीं था, ठीक है, तो आप आज ये कानून इसको लेकर के बनता है, तो ये नहीं कहेगा कि पिछला जो आपने गलती किया था उसके आधार पर दंड दिया जाएगा, ये नहीं हो सकता है। ठीक है, खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता आपको, इसीलिए अपराधों के संबंध में आपको सुरक्षा दिया गया नागरिकों को। आपको पुलिस बाध्य नहीं कर सकती कि खुद के विरुद्ध गवाही दो, आप ऐसा नहीं किया जा सकता। और जो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है गोल्डन ट्रायंगल में, मैंने आपको कहा वो क्या है? अनुच्छेद 21 क्या है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, राइट टू लाइफ इसको कहते हैं।
कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही स्वतंत्रता आपसे छीनी जा सकती है, मनमाने तरीके से नहीं। न्यायिक व्याख्या से विस्तृत दायरा इसका बढ़ता चला जा रहा है। जैसे स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार में ऐड कर दिया। शिक्षा का अधिकार 21A में किया। गोपनीयता का अधिकार, आपको प्राइवेसी मिलनी चाहिए, गरिमापूर्ण जीवन मिलना चाहिए, जीवन का अधिकार दिया गया आपको, इसका विस्तार किया जा रहा है। उसी में मैंने जैसे कहा कि 21A की बात मैंने किया, जिसमें के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार को लेकर के कहा गया। उसमें कहा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। ये स्टेट का काम होगा, स्टेट को करना है। और ये कैसा होगा? निःशुल्क। इसीलिए देखिए सरकारी विद्यालय वगैरह है ना, तो दी जाती है उसमें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। अब अनुच्छेद 22 पर आते हैं। क्या है? गिरफ्तारी और निरोध से सुरक्षा। बिना कारण बताए हुए अनिश्चितकालीन गिरफ्तारी नहीं की जा सकती आपकी। इसलिए जब आप जागरूक व्यक्ति हैं, नागरिक हैं, पुलिस आपको गिरफ्तार करने आती है तो आप कारण पूछ सकते हैं, वारंट दिखाइए, किस कारण से। ऐसा नहीं कि मैं घर जा रहा हूं मुझे अरेस्ट कर ले, उचित कारण होने चाहिए। अगर कुछ तुरंत अगर शंका के आधार वगैरह पर गिरफ्तार किया गया है तो आपको जमानत मिल जाएगा, आपको छोड़ दिया जाएगा कुछ समय बाद। और मान लेते हैं ऐसा किया भी गया है तो आपको ऐसा नहीं कि 4 दिन तक के लिए थाने में रख करके टॉर्चर किया जाएगा। 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश किया जाएगा। निवारक निरोध की बात की जाएगी। बिना अपराध के लिए केवल आशंका के आधार पर गिरफ्तारी की बात इसमें कहती है। तो अधिकतम 3 महीना हो सकता है, बहुत दिनों तक आपको सिर्फ शंका के आधार पर नहीं रखा जा सकता है। आगे जरा बढ़ते हैं, इसकी जब चर्चा करेंगे तीसरे भाग में शोषण के विरुद्ध अधिकार की चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 23 और 24 बेहद महत्वपूर्ण था, शब्द ही ध्यान दीजिए, शोषण के विरुद्ध। ठीक है, लंबे समय तक हमारा समाज शोषित रहा और अलग अलग वजह से रहा, चाहे वो मानव तस्करी की वजह से हो सके, जबरन श्रम करवाया गया, बंधुआ मजदूरी की स्थिति यहां पर था। तो अनुच्छेद 23 ये सारे चीजें कहता है कि मानव तस्करी पर रोक लगाने की बात, जबरन श्रम नहीं कराया जा सकता, बंधुआ मजदूरी नहीं बनाया जा सकता। अगर कोई आपसे मजदूरी करवाया है तो उसे पेमेंट आपको देना ही पड़ेगा, नहीं तो आप अदालत जा सकते हैं कि आपका शोषण किया गया है। अनुच्छेद 24 क्या कहता है? 14 से कम आयु के बच्चों को खतरनाक उद्योगों में रोजगार के लिए नहीं लगाया जा सकता है। क्योंकि इससे कम उम्र के बच्चों के लिए यहां पर देखेंगे 21A की हमने चर्चा किया, 14 वर्ष तक। इसके लिए क्या जरूरी है? शिक्षा। वो कैसा है? निःशुल्क और अनिवार्य है स्टेट के द्वारा। तो वो जाकर के तब पढ़ाई करे, तब जो है वो कारखानों में आकर के काम ना करे। अब यहां से कुछ ऐसी चीजें शुरू होती है जो माइनॉरिटी के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। हमारे समाज में माइनॉरिटी का एक बड़ा वर्ग है, तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भी यहां पर दिया गया और अनुच्छेद 25 से 28 तक इसकी व्यवस्था की गई। अनुच्छेद 25 के तहत कहा गया किसी भी धर्म का पालन करना हो, प्रचार करना हो, इसकी पूरी स्वतंत्रता आपको दी जाएगी। प्रसार भी करना हो, धर्म फैलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहेंगे नहीं यहां तो बहुत सारे कानून विभिन्न राज्य बना रहे हैं। देखिए कानून जो बना रहे हैं दरअसल उसमें कुछ बातें हैं। मैंने क्या कहा था? फंडामेंटल राइट्स तो है आपका, धर्म का प्रचार करना, प्रसार करना, पालन करना, लेकिन धर्म परिवर्तन यदि किसी का आप कराते हैं या स्वयं करते हैं तो ये 2 तरीके से नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? ये प्रभाव में और दबाव में नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई प्रलोभन देकर के आपको धर्म बदलवा रहा हो या धमका करके कर रहा हो, आपसे कह रहा हो कि हमारे धर्म में आ जाओ, मुफ्त चिकित्सा दे देंगे, शिक्षा दे देंगे, इतने लाख रुपया दे देंगे फलाने धर्म बनने पे में आने पे, तो ये फिर गैर कानूनी है। स्वेच्छा से आप करते हैं तो चलेगा, संभव है, कोई दिक्कत नहीं है। अनुच्छेद 25 आपको इसकी इजाजत देता है। अब अनुच्छेद 26 क्या करता है? धार्मिक संस्थाओं को लेकर के, कोई धर्म, किसी खास धर्म के व्यक्ति हैं, समुदाय है, वह चाहते हो कि इस देश में धार्मिक संस्थाओं को स्थापित किया जाए और प्रबंधित भी किया जाए, यानी कि उसके मैनेजमेंट का कार्य भी वो खुद देखें, उसी धर्म से संबंधित लोग देखें, तो इसका भी अधिकार आपको दिया गया है अनुच्छेद 26 में। 27 क्या कहता है? कर के माध्यम से किसी विशेष धर्म को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। क्यों नहीं दिया जा सकता है? पीछे सोचिए, हमारे संविधान के प्रस्तावना में एक शब्द है, उस शब्द का क्या कहते हैं उसको? हमने उसे कहा धर्मनिरपेक्षता, यानी कि हम सेकुलर हैं एक स्टेट के तौर पर। बस ध्यान देना है कि हमारा जो धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है वो यूरोपियन फिलॉसफी नहीं है। यूरोपियन फिलॉसफी में कहा जाता है कि धर्मनिरपेक्षता का सेकुलर होने का मतलब है स्टेट सभी धर्मों से बराबर दूरी बना के रखेगा, ना उधो से लेना ना माधो को देना। लेकिन भारतीय नेचर में अगर देखा जाए
तो राज्य यहां पर राज्य का कार्य कुछ और है। राज्य का कार्य यहां पर अगर आप देखेंगे धर्मनिरपेक्षता को लेकर के, तो ये सभी धर्मों के साथ सद्भाव चला करने की बात करता है। यानी कि यहां से एक शब्द निकलता है, यह शब्द क्या है? सर्वधर्म संभाव, यानी कि सह अस्तित्व की बात करेगा, सामरिक कल्चर की बात करेगा, कंपोजिट कल्चर, सामरिक अस्तित्व हो, जियो और जियो जीने देने की भावना हो, है ना। तो सर्वधर्म संभाव गांधी का दर्शन था। हमारे संविधान में बापू जो है ना जगह जगह दिखते हैं। भाग 4 जब आप पढ़ेंगे हम लोग डीपीएसपी, है ना, नीति निर्देशक तत्व, तो पूरी तरह से गांधीयन फिलॉसफी देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर के यहां पर क्या है, भारत में अगर धर्मनिरपेक्षता की बात किया जाएगा तो स्टेट सभी धर्म से दूरी नहीं है, बल्कि सभी धर्म को फलने फूलने का मौका देता है। और हाँ, स्टेट का अपना कोई धर्म नहीं होगा, है ना। जैसे बहुत सारे इस्लामिक राष्ट्र हैं, आपने ओआईसी पढ़ा होगा, है ना। इस्लामिक धर्म जो 57 है उनकी ये एक तरह से कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय मंच है उनका। 57 देश यहाँ इस्लामिक राष्ट्र जुड़े हुए हैं। भारत क्या इस्लामिक देश है? नहीं। भारत क्या हिंदू देश है? नहीं। क्या क्रिश्चियन है, बौद्धिक है? कुछ नहीं है। स्टेट का अपना कोई रिलीजन है ही नहीं, इस बात को ध्यान देना है। तो कुल मिलाकर के धर्म विशेष को बढ़ावा वगैरह नहीं दिया जा सकता है, कर के माध्यम से नहीं दिया जा सकता है, ठीक है। हाँ, ये कर सकती है स्टेट कि जैसे कुंभ मेला हो, तो जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग पहुंचेंगे वहां पर, लॉ एंड ऑर्डर की बात है, व्यवस्था की प्रबंध की बात है, तो सरकार निश्चित तौर पर उसमें इन्वॉल्व होगी, क्योंकि वो एक तरह से पब्लिक सेफ्टी का भी तो सवाल है, लोक व्यवस्था को अक्षुण्ण बनाए रखने का भी तो प्रश्न है। ऐसे ही कहीं पर मान लीजिए हज यात्रा के लिए लोग जाएंगे, वहां इकट्ठा होंगे, वहां पर भी व्यवस्था कराने की आवश्यकता है ना। जैसे रमजान होगा, ईद होगा, जुम्मे की नमाज होगी, इन तमाम चीजों पर लोग व्यवस्था अगर बनाई रखने की चीज है वह भी होगा स्टेट के द्वारा, यानी कि फलने फूलने का पूरा मौका दिया जाएगा। मामला समझ में आ गया। अनुच्छेद 28 पर चलिए। सरकारी और राज्य वित्त पोषित विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। ध्यान से समझिएगा। कहा गया कि जो भी संस्था सरकारी है या राज्य द्वारा सरकार उसको वित्त पोषण देती है विद्यालयों में, वहां पर आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। आपको धार्मिक शिक्षा देना हो तो अनुच्छेद 26 के साथ जाइए ना, धार्मिक संस्थाएं खोलिए ना, उसको प्रबंधित भी कीजिए, उसका मैनेजमेंट भी कीजिए। किसने रोका है? खोलिए वहां पर मदरसा अपने हिसाब से, आप हिंदूवादी कोई संगठन है खोलिए अपने हिसाब से। लेकिन यहां पर अगर सरकार से पैसा भी ले रहे हैं आप और फिर कह रहे हैं कि अपने धर्म की शिक्षा देंगे, तो फिर इस बात को लेकर के आपको प्रतिबंधित किया गया है। यह काम आप नहीं कर सकते, क्योंकि सरकार के पास जो पैसा है, सरकार के पास जो संचित निधि है, सरकार का जो खजाना है, राजकोष है, वो किसी एक धर्म विशेष का नहीं है। सभी लोगों ने अपने कर दिए हैं, उसमें पैसा दिया है, तब तो किसी विशेष के लिए क्यों खर्च किया जाए? वो समझ में आ रहा है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 बहुत महत्वपूर्ण है। आए दिनों जो विवाद चलता है, कई बार सुप्रीम कोर्ट में जो मसले जाते हैं धर्म के आधार पर, शैक्षणिक अधिकार को लेकर के, अल्पसंख्यक वगैरह को लेकर के, तो ये 2 आर्टिकल बहुत चर्चा में रहता है, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार देता है। निश्चित तौर पर भारत ऐसा देश है जहां पर अलग अलग धर्म के लोग एक साथ रहते हैं, अपने कल्चर को एंजॉय करते हैं, तो सभी को लेकर के अधिकार दिए जाए। किसी के मन में डर ना हो कि स्टेट हमें दबाने की कोशिश कर रहा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। और वो तब जब आजादी मिलते ही एक भाग भारत का कट जाता है, पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश भी, तो कुल मिलाकर के वो धर्म के आधार ही पे तो बना। अल्पसंख्यकों को असुरक्षा की भावना हुई, अलग जगह मांगने लग गए। तो संविधान निर्माताओं ने इस बात को जरूरी समझा कि उनको अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को संरक्षित करने का पूरा अधिकार मिलना चाहिए। और अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को अपनी शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित और संचालित करने का भी अधिकार दिया गया। यहां पर भी देखिए अनुच्छेद 26 में धार्मिक संस्थाओं को लेकर के बात किया गया, और यहां पर यह मुख्य रूप से अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटी ग्रुप है उसको लेकर के बात किया गया। अब आपके लिए यहां पर एक असाइनमेंट है, वर्क है, वो है कि भारत में कितने ऐसे माइनॉरिटी ग्रुप हैं, धर्म के आधार पर कुछ अल्पसंख्यक समुदाय हैं, जरा उनका नाम जो है आप चाहें तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण मैं इसे कहूंगा, यह क्या है? अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 क्या है? संवैधानिक उपचार का अधिकार है। अब समझिए इस चीज को। जब संविधान सभा में डिबेट चल रहा था, तो डिबेट के दौरान जब
अंबेडकर साहब को अपनी बात रखने का मौका मिला और जब फंडामेंटल राइट्स पर उन्होंने बात करना शुरू किया तो उन्होंने अनुच्छेद 32 को क्या कहा? संविधान की ही आत्मा कहा। ऐसा नहीं कि फंडामेंटल राइट्स की आत्मा, वो तो संविधान, फंडामेंटल राइट्स की आत्मा तो है ही, संविधान की ही आत्मा और हृदय तक कह दिया इसे। क्यों कहा? क्योंकि ये 5 प्रकार के रिट दिए गए हैं सभी नागरिकों को। अब ये रिट यहां पर आपको बताना है, कमेंट में बताइएगा क्या है ये 5 प्रकार का रिट। बस मैं इतना बता देता हूं कि मान लीजिए कि अगर राज्य जो है, राज्य आपके किसी भी फंडामेंटल राइट्स का हनन करती है तो ये 5 तरह के रिट हैं। इस रिट के आधार पर आप सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं कि मुझे इसके अंतर्गत मेरे अधिकारों का हनन किया जा रहा है, आप फैसला कीजिए, स्टेट को बुलाइए, जल्दी से इस पर जो है प्रश्न खड़ा कर सकते हैं आप। अभी आपको एक उदाहरण बस बता देता हूं। सोनम वांगचुक लद्दाख के एक्टिविस्ट हैं, साइंटिस्ट भी हैं। आपने देखा लद्दाख में जो भी हिंसा हुआ है उसमें क्या किया है, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। उनकी पत्नी एक याचिका लेकर के पहुंची है, कहां पर? सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा उन्होंने? ये 5 रिट जो हैं, ये जो है आर्टिकल 32, इसी का इस्तेमाल उन्होंने किया है। देखिए करंट अफेयर्स कैसे जोड़ते हैं स्टैटिक को। सुप्रीम कोर्ट पहुंची, आर्टिकल 32, ये 5 रिट में से एक रिट का यूज किया, कहा कि मेरे पति को गलत तरीके से अरेस्ट किया गया, यानी कि जो राज्य जो है फंडामेंटल राइट्स का हनन कर रही है, बुलाइए सुप्रीम कोर्ट में राज्य को। और क्या? बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत पहुंच गए वहां पर कि यहां पर इसका हनन किया गया है, ये हमारा जो है अधिकार उसका हनन हुआ है। अब एक काम आपको देता हूं, वैसे तो आप जानते हैं, आप सब पढ़े हैं, बहुत सिंपल चीज है। बस आपको करना क्या है कि ये बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, ये परमादेश क्या है, प्रतिषेध क्या है, उत्प्रेषण क्या है, अधिकार परीक्षा क्या है, ये 5 में बस, ज्यादा नहीं, मुझे एक एक शब्द में या एक एक लाइन में बस बता दीजिए। मैं चाहता हूं कि ये चीजें मैं आप लोगों के देखूं कि आप लोग कितना तैयारी करके आए हैं। नहीं होता है तब भी कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट लेक्चर में फिर इसको बता दूंगा, ठीक है? चलेगा इतना? ये मैं मान के चल रहा हूं कि आप लोग बता देंगे। तो ये जो कहानी है, इस 5 के विषय में मैंने आपको डिटेल से समझा दिया है कि ये कहानी है क्या। और अभी पढ़ के देखिएगा, गूगल करना है। सोनम वांगचुक की जो वाइफ है, अब देखिएगा सुप्रीम कोर्ट जो पहुंची है, यही अनुच्छेद 32 को लेकर के 5 रिट में से इस रिट का, बंदी प्रत्यक्षीकरण का उन्होंने उपयोग किया है और राज्य को कटघरे में खड़ा कर दिया और कहा कि हमारे पति के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है, राज्य को बुलाइए। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल केंद्र सरकार और लद्दाख प्रशासन को नोटिस भेज दिया है कि आप बताइए कि क्या आपने किया है, और फिर कहा है कि अगली सुनवाई 14 तारीख को होगा। समझ में आया? तो यही उपयोग है, इसीलिए कहा उन्होंने, अंबेडकर साहब ने, कि भाई ये जो है आत्मा, हृदय है, कहीं भी कुछ होगा, किसी भी व्यक्ति के अधिकार का हनन किया जाएगा, इस 5 आधार पर दौड़िए आप सुप्रीम कोर्ट। ये संवैधानिक उपचार का अधिकार है, संविधान का जो उपचार किया जाएगा, कुछ गड़बड़ी आएगी, है ना, जैसे शरीर में गड़बड़ी आ गया, दवा खा लिए, सर्जरी करवा लिए, ठीक हो गया ना, ये सर्जरी करता है संविधान का। मामला समझ में आया? इसीलिए इसको अंबेडकर साहब ने कहा कि यह तो हृदय है, यह आत्मा है, इसके बिना कैसे काम चलेगा। तो 32 तक देखिए, मैंने आपसे क्या कहा कि अगर फंडामेंटल राइट्स भाग 3 की चर्चा करेंगे तो 12 से लेकर के 35 ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, 12 से 35, है ना। लेकिन मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो 14 से लेकर के और 32 ये मूल है, महत्वपूर्ण है। क्योंकि 12 और 13, 12 तो स्टेट ही हो गया और 13 कुछ विधि को लेकर के बात किया गया, और यहां 32 तक में संवैधानिक उपचार का अधिकार दिया गया। 32 के बाद 33, 34, 35 ये क्या कहता है, जरा इसको समझ लेते हैं। छोटी छोटी सी बातें हैं, मुक्त यहीं पर था। ये उसी के लिए है, आत्मा और हृदय, आर्टिकल 32 के लिए है, ठीक है। अब अनुच्छेद 33 की चर्चा कर लेते हैं। 33 क्या कहता है? सेना हो गया, पुलिस हो गया, सुरक्षा बल हो गए, सूचना संगठन हो गया, इनके मूल अधिकारों को सीमित करने की संसद की शक्ति है। क्योंकि देखिए सेना के पास बहुत शक्ति है ना, हथियार लेकर चलता है, तोप लेकर के, बंदूक लेकर के, सुरक्षा बल के पास भी ऐसे ही है। तो इनके अधिकारों को सीमित करने के कहां तक इनके अधिकार हो सकते हैं, उसको लेकर के भी संसद तय करेगा, संसद को शक्ति दिया गया। और अनुच्छेद 34 क्या कहता है? सेना विधि लागू होने की स्थिति में मूल अधिकारों को सीमित करने की संसद की शक्ति है। मिलिट्री अगर कभी ऐसा ना हो, खुदा ना खास्ते, लेकिन देश में अगर ऐसा हो जाता है, सैन्य शासन लागू हो गया,
तो फिर मूल अधिकार कहां तक रह जाएगा व्यक्ति का? क्या उस मूल अधिकार को सीमित किया जा सकता है? क्या अनुच्छेद को 19 को सीमित किया जा सकता है, 21 को किया जा सकता है, 14 को किया जा सकता है? क्या गोल्डन ट्रायंगल के साथ छेड़छाड़ किया जाएगा, या 29, 30, कहां तक क्या क्या हो सकता है? इन सब चीजों को लेकर के डिसीजन करने का अधिकार किसको दिया गया? संसद को। ये कौन कहता है? अनुच्छेद 34। और 35 क्या कहता है? संसद को मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए विधि बनाने की शक्ति दिया है। ये तमाम जो मौलिक अधिकार हैं, अंत में यह कह दिया गया कि भाई संसद ही तो वो जगह है डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी का पवित्र मंदिर कौन सा है? पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट ही तो ये तय करेगी कि किस तरह से चीजें लागू होना है। हम सबके जनप्रतिनिधि वहां पहुंचे हुए हैं, तो इसीलिए यहां पर संसद को मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए विधि बनाने की शक्ति संविधान ही देता है, और संविधान के फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 35 में ही ये बात निहित कर दी गई है। मामला समझ में आ गया? इतनी बातें, एक एक आर्टिकल समझ गए। मैं कोशिश किया कि एक ब्रीफ आपको जानकारी दे दूं, है ना, क्योंकि देखिए इस पर डिबेट करेंगे तो बहुत लंबा चलेगा, लेकिन एक ब्रीफ जानकारी होना चाहिए। अब चलते हैं इससे एक स्टेप आगे। मौलिक अधिकार को हमने देख लिया क्या कैसे था। क्या मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है? प्रश्न यही फिर से है, क्योंकि वो मौलिक अधिकार तो भाई मूल अधिकार है। हमने कहा कि व्यक्ति जो है गरिमामयी जीवन चाहिए, तो उसके लिए मौलिक अधिकार तो उसको चाहिए ही, फंडामेंटल चाहिए ही, इसके बिना तो उसका जीवन ही नहीं चलेगा। तभी तो मौलिक अधिकार दिया गया। हमने ये भी कहा कि स्टेट के अगेंस्ट दिया गया। लेकिन क्या ये तमाम जो अधिकार हैं, क्या वो निर्वाध है, एब्सोल्यूट है, अनंत है, या कुछ प्रतिबंध भी हो सकता है? तो कहा गया कि देखिए, मौलिक अधिकारों पर युक्तिगत प्रतिबंध लगा सकते हैं, लेकिन वो क्या होना चाहिए? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए। आपको तर्क कारण अच्छे देने होंगे। आप मनमाने तरीके से किसी को नहीं रख सकते अंदर, उसके अधिकार का हनन नहीं कर सकते। तो संविधान का अनुच्छेद 19 की बात करेंगे। इसके अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आंदोलन, संगठनों की स्थापना आदि के अधिकार देता है, किंतु साथ ही राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता जैसे कारणों से इन पर युक्ति युक्त प्रतिबंध भी लगाता है। जैसा मैंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश के किसी संसदीय तवांग में आप घूमना चाहते हैं, तवांग के जो है एकदम बॉर्डर इलाके में जाना चाहते हैं। अब देखिए चीन के साथ वहां हमारा लफड़ा है, कैसे जाएंगे? आप चाहते हैं कि नहीं, हमें पता चला है कि भाई पीओके वाला जो एरिया है, महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर साइन कर लिया था, तो बॉर्डर के उस पार जाने दो हमें, गिलगित बाल्टिस्तान, वो भी भारत का हिस्सा है। कैसे भारत सरकार आपको जाने दे वहां पर? है ना, बॉर्डर है, आर्मी है, बहुत सारे ऐसे सेंसिटिव एरिया है जहां पर आपको नहीं जाने दिया जा सकता। नेशनल इंटरेस्ट का सवाल है, सुरक्षा की बात है, राज्य की सुरक्षा की बात है, लोक व्यवस्था की बात है, नैतिकता की बात है, समाज उसी से चलता है। तो इस आधार पर कुछ हद तक प्रतिबंध आप पर लगाए जा सकते हैं। कुछ और बातें, कब कब और मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लग सकता है, जरा इस बात पर ध्यान दीजिए। क्या आपातकाल की स्थिति में इमरजेंसी लागू हो सके? निश्चित तौर पर अगर इमरजेंसी की स्थिति होता है तो अनुच्छेद गोल्डन ट्रायंगल समझिए, वही जो मैंने कहा यहां पर 14, 19 और 21, ये जैसे मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में यहां पर 1975 के आपातकाल के दौरान इस स्थिति का दुरुपयोग भी हो चुका है। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 33 और 34 की बात करेंगे। इस स्थिति में सेना, अर्धसैनिक बलों और युद्धकालीन स्थिति में कुछ मौलिक अधिकारों को सीमित या निलंबित किया जा सकता है। कुछ हद तक आप ऐसा मान सकते हैं। ठीक है, हालांकि देखिए सुप्रीम कोर्ट के अगर देखेंगे विभिन्न जो निर्णय आते रहते हैं, उसके आधार पर बहुत सारी चीजें बदलता रहा है। जैसे हमने कहा गोल्डन ट्रायंगल की बात करेंगे, इसमें 14, 19, 21 को लेकर के कई ऐसे निर्णय हैं जिसके आधार पर कहा गया है कि किसी भी स्थिति में इसके कुछ प्रावधानों को आप खत्म नहीं कर सकते हैं। जैसे 21 एक तरह से कहा जाए कि स्वतंत्र होकर के जीने का अधिकार है, जीवन का ही अधिकार है, वो गरिमामय जीवन का अधिकार। तो कुछ परिस्थितियों में इसको बिल्कुल छू भी नहीं सकते आप, 14 को छू भी नहीं सकते हैं, कुछ परिस्थितियों में कर सकते हैं ऐसा। तो यह जो है विभिन्न आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न प्रावधान जो हैं उसके निर्णयों के आधार पर पता चलता है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ही संविधान की व्याख्या करता है, संरक्षण करता है, जैसा कि हमने पहले ही कहा आपसे। अनुच्छेद 358, अनुच्छेद 19 के अधिकारों का निलंबन जरा समझिए। जब युद्ध की स्थिति में देश होता है, जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ, बाहरी आक्रमण के कारण अगर राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो जाए,
सो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपातकाल तो नहीं हुआ था, लेकिन अगर राष्ट्रीय इमरजेंसी घोषित हो ही जाए तो उस दौरान, जैसे कि राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति हम जानते हैं ना 352 के तहत होता है, 352, 356 एक होता है इमरजेंसी, एक फाइनेंशियल इमरजेंसी होता है वित्तीय आपातकाल जो 360 के अंतर्गत होता है, जिसमें जो देश में कभी लागू ही नहीं हुआ है आज तक, कम से कम नहीं हुआ। एक बार 90 के दशक में आया था लागू होने की स्थिति, एक बार कोविड में आया था, लेकिन थैंक्स ऐसा कभी हुआ नहीं। लेकिन 352 तो होता है राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति, आप जानते हैं इमरजेंसी एक बार देश में लगाया गया था इंदिरा गांधी की सरकार में। तो कुल मिलाकर के कुछ वहां पर जो आपके अधिकार हैं वो निलंबित हो सकते हैं, जैसे अनुच्छेद 19 वो स्वतः निलंबित हो सकता है आपका। नागरिकों की अभिव्यक्ति, सभा लगाने की स्थिति है, आवागमन, व्यवसाय की स्वतंत्रता, ये कुछ हद तक आपका सीमित हो सकता है। सरकार इन अधिकारों को सीमित करने के लिए, रोकने के लिए जो है उस वक्त तत्पर हो जाएगी और सरकार के पास ये रहेगा कि भाई राष्ट्रीय आपातकाल लागू है, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत ये सब बातें लिखी गई है, आपके अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। लेकिन जैसे ही आपातकाल समाप्त होगा ये अधिकार स्वतः फिर से लागू हो जाएंगे, इसको लागू करने के लिए फिर कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं है, खुद ही हो जाएगा। 1978 के 44वें संविधान संशोधन से यह व्यवस्था कर दिया गया कि यदि आपातकाल आंतरिक अशांति के कारण लगाया गया हो तो अनुच्छेद 19 के अधिकार निलंबित नहीं होंगे। यह भी बात किया गया, क्योंकि इमरजेंसी जब देश में लगा, 42वां संविधान संशोधन जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग कहते हैं 1976 में होता है, बहुत सारे संविधान के प्रावधान चेंज किए गए, लाइन से चेंज किया गया संविधान को, एकदम ताबड़तोड़ बदलाव, संशोधन इतने सारे कर दिए गए। तो उस वक्त देखा गया कि बहुत सारे अधिकारों का दुरुपयोग हुआ है, तो कहा गया कि भाई अगर आपातकाल आंतरिक अशांति के कारण होता है तो अनुच्छेद 19 जो कि स्वतंत्रता की बात करता है उसके अधिकार को आप निलंबित नहीं कर सकते हैं। मामला समझ में आया? अब जरा 359 की तरफ चलते हैं। 358 और 19 के बाद राष्ट्रपति द्वारा अधिकारों का निलंबन कहां कहां हो सकता है। क्योंकि देखिए यहां पर अनुच्छेद 359 की बात करेंगे, इसके अनुसार यह कहा गया कि राष्ट्रपति किसी आपातकाल की स्थिति में आदेश जारी कर सकते हैं कि नागरिक न्यायालय में कुछ अपने मूलभूत अधिकारों की प्रवर्तन के लिए याचिका दायर नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, इस बात पर ध्यान रखिएगा। कुछ बातों को लेकर के राष्ट्रपति ऐसा कर सकते हैं। नागरिक अनुच्छेद 32 की अगर बात किया जाए, मौलिक अधिकारों की संरक्षण हेतु सर्वोच्च न्यायालय में जाने का जो अधिकार है उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे, जिसका हमने क्या कहा, अनुच्छेद 32 को हमने क्या कहा था, संवैधानिक उपचार का अधिकार। हमने कहा 5 रिट आपको मिला है, इस 5 रिट के द्वारा आप सुप्रीम कोर्ट सीधे दौड़ जाएंगे। लेकिन अगर यहां अनुच्छेद 359 के तहत प्रेसिडेंट ऐसा करते हैं तो कुछ मामलों में आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पाएंगे, अनुच्छेद 32 में ये 5 रिट का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। और राष्ट्रपति का यह आदेश जो है विशेष अधिकारों पर और निर्दिष्ट क्षेत्र तक ही सीमित होता है, यह भी निर्बाध नहीं है, ध्यान रखिएगा। अब कुछ अपवाद को लेकर के चर्चा किया जाए। देखिए यहां पर अगर करेंगे, निम्नलिखित अधिकारों को कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। जैसे अनुच्छेद 20 जो हमने चर्चा किया था, अपराधों के संबंध में संरक्षण देने की बात हुई। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को लेकर बात किया। देखिए यूपीएससी ने इस पर बैक टू बैक 2 बार प्रीलिम्स में प्रश्न पूछा है, बहुत ही महत्वपूर्ण यह आर्टिकल है। तो निश्चित तौर पर जो लोग भी पढ़ के जाएंगे, और खास करके जैसा कि मैंने कहा कि इन्वायरमेंट के इश्यू इसमें ऐड कर दिए गए हैं ना, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार भी अब आपका फंडामेंटल राइट हो गया है, तो निश्चित तौर पर ये यहां पर आपको ध्यान में रखना है। अब जरा सा यहां पर सेना विधि की चर्चा करते हैं, यानी कि मार्शल लॉ की चर्चा कर लिया जाए। अनुच्छेद 34 याद है, हमने 32 तक कहा था कि मूल है, 33, 34, 35 अलग से बताया था। तो चला 34 फिर से ध्यान लाइए, क्या कहा था, संसद को कुछ शक्ति प्रदान किया गया था कि यदि भारत के किसी क्षेत्र में सेना विधि लागू हो तो संसद विधि बना सकती है कि मूल अधिकारों पर पूर्णतः या अंशतः कितना आरोप लगेगा, कितना उसको निर्बाध किया जा सकता है, कितना रोका जा सकता है। सेना विधि के परिवर्तन के साथ ही मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं और नागरिक न्यायालयों के स्थान पर सैन्य न्यायालय जो हैं वो काम करने लगते हैं। संसद चाहे तो सेना विधि द्वारा जो दिए गए दंड है उससे नागरिकों को मुक्त कर सकती है, ये संसद को ही अधिकार दिया गया है। अब इन सब चीजों को लेकर के कंक्लूजन पे जरा हम पहुंचने की कोशिश करते हैं, निष्कर्ष इसका देखते हैं अंत में। मौलिक अधिकार जो है भारत के नागरिकों के लिए जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा का आधार है ये। इसलिए मौलिक अधिकार को सबसे मजबूत भाग माना गया है संविधान का। यह न केवल व्यक्ति को सशक्त बनाता है बल्कि राज्य की शक्तियों को सीमित भी करता है, उसको मर्यादित करने का भी काम करता है। समय समय पर न्यायपालिका और संसद ने मिलकर इसका विस्तार निश्चित तौर पर किया है, जिसका अधिकार भी है न्यायपालिका को भी और संसद को, यही संविधान देता है। लेकिन लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए
इन अधिकारों का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए हमने आर्टिकल 32 को बार बार देखा, उस 5 रीट को, जिसका मैंने आपको कहा कि आप लोग लिख करके भी बताएंगे वो 5 रीट क्या है। कुल मिलाकर के फंडामेंटल राइट्स से अगर प्रश्न आते हैं आपके मेंस एग्जामिनेशन में, तो इतने सारे बातों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि इन बातों से बाहर नहीं जाएगा आपका फंडामेंटल राइट से प्रश्न। और कुछ प्रश्न जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं उस पर एक नजर जरूर डालिएगा, और आप पाएंगे कि जितना सब कुछ हमने डिबेट किया है, जितने मुद्दों को हमने शामिल किया गया है, इन्हीं सब चीजों से आपको प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, अब आपके विचार आमंत्रित हैं। अगर कोई प्रश्न हो, कुछ बातें हो, कमेंट बॉक्स ओपन है, आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगले लेक्चर में अगले किसी मुद्दे के साथ आएंगे, जैसे डीपीएसपी है, इसके बाद तो हम उसकी चर्चा कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। परिसमाप्ति की घोषणा की जाती है और अंत में इस ऑफर के साथ मैं आपको छोड़ करके जाता हूं, यही ऑफर जो कि संस्कृति आईएएस अब इंग्लिश मीडियम में भी आपके सामने उपस्थित है। 2 कोर्स, यूपीएससी और यूपी पीसीएस कोर्स के साथ। इसके लिए यहां कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह दिया गया है, तमाम जानकारी दिया गया है। पहले 100 स्टूडेंट जो एडमिशन लेंगे उनको 25,000 ही पड़ेगा, तो आप ये तत्परता दिखाते हुए जानकारी लेकर के नामांकन ले सकते हैं। आज परिसमाप्ति की घोषणा यहीं पर की जाती है। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।